गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपना चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता। और अपना नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 3, वो है मौर्यकालीन कला। आज मौर्यकालीन कला के बारे में पढ़ेंगे। और छोटी कला कक्षाओं में आपने मौर्यकालीन कला के बारे में पढ़ा ही होगा। और मौर्यकालीन कला में मुख्य रूप से नाम आता है किसका? अशोक का। अशोक के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। चंद्रगुप्त मौर्य था, उसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा। चाणक्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था। ठीक है। और सेनापति और जो प्रशासक था, उसके बारे में अपन अध्ययन पहले भी छोटी कक्षाओं में पढ़े होंगे। आज इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। कला के बारे में, मौर्यकालीन कला में क्या क्या एविडेंस मिलते हैं, उन एविडेंस के बारे में आज यहाँ पे पढ़ेंगे अपन। तो अपन देखते हैं यहाँ पे मुख्य रूप से ये वाले अपने पिलर्स हैं जो सारनाथ का अपना अपना रही है, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। ठीक है। हाँ, तो शुरुआत से अपन अध्ययन करते हैं। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में गंगा घाटी में बौद्ध और जैन धर्मों के रूप में, एक मिनट, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में गंगा की घाटी में बौद्ध और जैन धर्मों के रूप में नए धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों आंदोलनों की शुरुआत हुई थी। ये दोनों धर्म श्रवण परंपरा के अंग थे। दोनों धर्म जल्द ही लोकप्रिय हो गए क्योंकि वे सनातन धर्म और वर्ण जाति व्यवस्था का विरोध करते थे। यानी गंगा नदी के किनारे दो धर्म चल रहे थे, उसमें बौद्ध और जैन। और इसमें जो मुख्य परंपरा थी वो श्रवण परंपरा थी। उसमें क्या होता था, धर्म की सुरक्षा की जाती थी और धर्म के रूप में यहाँ पे गुफाएं वगैरह मिली है। और साधु रहने, आजीविका सेक्ट के जो साधु वगैरह थे, उनके बारे में यहाँ पे वर्णन मिलता है। और वर्ण और जाति का ये क्या करते थे, विरोध करते थे। उस समय मगध एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा और उसने अन्य राज्यों को अपने नियंत्रण में ले लिया। उस समय क्या हुआ था, मगध साम्राज्य एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभरा और उसने पड़ोसी राज्यों को अपने नियंत्रण में ले लिया। मगध का वर्तमान में नाम है बिहार। और मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र, जिसका वर्तमान में नाम है पटना। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी तक मौर्यों ने अपना प्रभुत्व जमा लिया। यानी ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी तक मौर्यों ने क्या किया, अपना प्रभुत्व जमा लिया। और ईसा पूर्व 3री शताब्दी तक भारत का बहुत बड़ा हिस्सा मौर्यों के नियंत्रण में आ गया। यानी ईसा पूर्व 3री शताब्दी तक भारत का जो बहुत बड़ा हिस्सा था वो मौर्यों के नियंत्रण में आ चुका था। ये समय उल्टा चलेगा, ये ध्यान रखना। ईसा पूर्व का समय है, ईसा पूर्व का समय हमेशा घटते क्रम की ओर रहेगा और ईस्वी का समय हमेशा बढ़ते क्रम की रहेगा। यानी पहले 4वीं शताब्दी आ रहा है, फिर 3री शताब्दी आ रहा है। ठीक है, उल्टा समय रहेगा। मौर्य सम्राटों में अशोक एक अत्यंत शक्तिशाली राजा हुआ, जिसने ईसा पूर्व 3री शताब्दी में बौद्धों की श्रवण परंपरा को संरक्षण दिया। ठीक है। मौर्य साम्राज्यों में या मौर्य जो सम्राट थे, उनमें जो इम्पोर्टेंट राजा थे, शक्तिशाली शासक थे, उसका नाम है अशोक। और उन्होंने बौद्धों की श्रवण परंपरा को संरक्षण दिया था। धार्मिक पत्तियों के कई आयाम होते थे और वे किसी एक पूजा विधि तक सीमित नहीं थे। और धार्मिक पत्ती के कई आयाम थे, एक ही तरह की पूजा नहीं होती थी, अलग अलग प्रकार की यहाँ पे पूजा होती थी। आगे देखते हैं। उस समय यक्षों मातृ देवियों की पूजा भी काफी प्रचलित थी। यक्षों और मातृ देवियों की पूजा की जाती थी। यक्ष यहाँ पे जो वर्ड आया है वो मतलब नर के लिए आया है। जो भी राजा एक्सपायर हो जाते थे तो राजा की जो मूर्ति बनाई जाती थी उसको यक्ष मूर्ति के नाम से जाना जाता था, और रानी की मूर्ति को यक्षी मूर्ति या यक्षिणी मूर्ति के नाम से जाना जाता था। इस प्रकार पूजा के अनेक रूप विद्यमान थे, तथापि इनमें से बौद्ध धर्म सबसे अधिक सामाजिक और धार्मिक आंदोलन के रूप में लोकप्रिय हो गया। यानी बौद्ध धर्म में ये एक सामाजिक परंपरा थी और धार्मिक आंदोलन के कारण वो क्या, बौद्ध धर्म काफी लोकप्रिय हो गया था। किसके कारण? अशोक के कारण। ठीक है।
अशोक ने कलिंग पे विजय प्राप्त कर ली थी, पर असंख्य लोग मारे गए थे। उससे उसको पश्चाताप हुआ था। पश्चाताप होने के बाद उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। यक्ष पूजा बौद्ध धर्म के आगमन से पहले और उसके बाद भी काफ़ी लोकप्रिय रही, और यक्षों की जो पूजा की जाती थी वो पूजा बौद्ध धर्म से पहले भी चल रही थी और बौद्ध धर्म के बाद भी चल रही थी, लेकिन आगे चलकर ये बौद्ध और जैन धर्मों में विलीन हो गई। और यक्ष पूजा क्या धीरे धीरे आगे जाकर बौद्ध और जैन धर्मों में विलीन हो गई, यानी उसमें समा गई। अब आगे देखते हैं अपन खंबे, मूर्तियां और शैलकत वास्तुकला। ये मौर्यकालीन कला के जो अवशेष हैं। मठ के संबंध में स्तूपों और विहारों का निर्माण इस श्रवण परंपरा का एक अंग हो गया। यानी जो भी साधु वगैरह थे उनके मठ बनवाए जाते थे। मठों में जो इम्पोर्टेंट थे विहार थे, ये जो साधुओं के रहने के लिए बनाए जाते थे, और स्तूप बनवाए जाते थे। स्तूप धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने बनवाए थे। तथापि इस कालावधि में स्तूपों और विहारों के अलावा अनेक स्थानों पर पत्थर के स्तंभ बनाए गए, चट्टानें काटकर गुफाएं, विशाल मूर्तियां बनाई गई। और जो विहार स्तूपों की जो कला अवधि है उस समय में पत्थर के स्तंभ बनवाए गए थे, चट्टानें खोद कर यहाँ पे गुफाएं बनाई गई थी, विशाल मूर्तियां बनवाई गई थी। स्तंभ निर्माण की परंपरा बहुत पुरानी है, और ये देखने में आया है कि एकेमिनियन साम्राज्य में भी विशाल स्तंभ बनवाए जाते थे। यानी स्तंभ बनाने की जो परंपरा है, पिलर्स बनाने की जो परंपरा है, वो काफ़ी पुरानी परंपरा है। ये एकेमिनियई शासन, एकेमिडियाई या एकेमेनियन जो साम्राज्य था उसमें भी स्तंभ बनवाए जाते थे। लेकिन मौर्यकालीन स्तंभ एकेमिनियन स्तंभों से भिन्न किस्म के हैं। मौर्यकालीन स्तंभ चट्टानों से कटे हुए एक विशाल पत्थर से बने हुए स्तंभ हैं, जिनमें उत्कीर्णकर्ता कलाकार का कौशल स्पष्ट दिखाई देता है, जबकि एकेमिनाई स्तंभ राजमिस्त्री द्वारा अनेक टुकड़ों को जोड़कर बनाए गए थे। ठीक है, तो एकेमिनाई और जो मौर्यकालीन स्तंभ थे उनमें अंतर बताया गया है। जो मौर्यकालीन स्तंभ थे उनको क्या है, मतलब एक ही पूरे पत्थर को काट कर बनाया जाता था, एक ही पत्थर यूज में लिया जाता था और उसमें बारीक बारीक काम किया जाता था। उसमें उत्कीर्ण करता मतलब जो भी शिल्पी था उसका कला का कौशल दिखाई देता है। और एकेमिनाई शासन में क्या होता था, उसमें जो मिस्त्री होता था, उनका राजा का जो मिस्त्री होता था, मतलब कारीगर ले लो, वो मिस्त्री होता था, तो वो मिस्त्री क्या करता था, पत्थर के अनेक टुकड़ों को जोड़कर बनाता था। और यहाँ पे मौर्यकालीन कला में जोड़ा नहीं जाता था, एक ही पूरे पत्थर को तराशा जाता था। मौर्य काल में प्रस्तर स्तंभ संपूर्ण मौर्य साम्राज्य में कई स्थानों पर स्थापित किए गए थे और उन पर शिलालेख उत्कीर्ण किए गए थे। यानी जो मौर्यकालीन स्तंभ थे उनको अनेक स्थानों पे या जहाँ पे लोग ज़्यादा इकट्ठे होते थे उन चौराहों पे स्थापित किया जाता था और उन पे शिलालेख लिखे जाते थे। अशोक ने शिलालेख लिखवाए थे उन पे। ऐसे स्तंभों की चोटी पर सांड, शेर, हाथी और जानवरों की आकृतियाँ उकेरी हुई है। यानी जो स्तंभ होते थे उनके नीचे की ओर तो लेख लिखे हुए होते थे और ऊपर की ओर क्या होता था, उनकी चोटी पे जानवरों की आकृतियाँ बनाई जाती थी, जैसे सांड है, शेर है, हाथी है। सभी शीर्षा आकृतियाँ हष्टपुष्ट है और उन्हें एक वर्गाकार या गोल वेदी पर खड़ा उकेरा गया है। यानी सभी आकृतियाँ अच्छे से बना रखी है, उनको एक गोल वेदी पे बनाया गया है। गोलाकार वेदियों को सुंदर कमल फूलों से सजाया गया है। यानी गोलाकार जो ऊपर की वेदी है उसको कमल के फूलों से सजाया गया है। शीर्षा आकृति वाले प्रस्तर स्तंभों में से कुछ स्तंभ आज भी सुरक्षित है और बिहार में बसरा, बखीरा, लोरिया, नंदनगढ़ व रामपुरवा तथा उत्तर प्रदेश में संकीसा व सारनाथ में देखे जा सकते हैं। बिहार में जो जगह है उसमें बसरा और बखीरा, लोरिया, नंदनगढ़ व रामपुरवा, ठीक है, ये बिहार में जगह है। और उत्तर प्रदेश में संकीसा और सारनाथ, यहाँ से बौद्धकालीन स्तंभ प्राप्त हुए हैं। अब बौद्धकालीन स्तंभों में उदाहरण है इस प्रकार के जो स्तंभ बनाए जाते थे, ठीक है, ये स्तंभ बनाए जाते थे इस प्रकार के। यहाँ पे तो कोई भी यानी लेख लिखा जाता था, इस जगह पे पट्टी लगी हुई थी जहाँ तक लोग देख सके, तो वहाँ पे कोई लेख लिखा जाता था और उसके ऊपर ये चौकी बनाई जाती थी, ऊपर वाली ये चौकी, और इसके नीचे ये कमल की फूल की उल्टी कलियाँ यहाँ पे दिखा रखी है और उसके ऊपर कोई भी पशु वगैरह यहाँ पे बनाए जाते थे। ठीक है, ऊपर ये पशु बना रखे, 4 शेर
और इसके बीच में भी पशु वगैरह बना रखे। ये अपना राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। अब नेक्स्ट पेज पे देख लें। आगे अपन देखते हैं सारनाथ में पाया गया मौर्यकालीन स्तंभ शीर्ष जो सिंह शीर्ष के नाम से प्रसिद्ध है, मौर्यकालीन मूर्ति परंपरा का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, सारनाथ में जो पाया गया सिंह शीर्ष है वो मौर्यकालीन कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है और ये अपना राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। ये आज हमारा राष्ट्रीय प्रतीक भी है। ये बड़ी सावधानी से उकेरा गया है। इसकी गोलाकार वेदी पर दहाड़ते हुए 4 शेरों की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं स्थापित है। यानी इसकी जो गोल वेदी है, ऊपर का भाग है, उस पे 4 शेर बनाए गए हैं। उस वेदी के निचले भाग में घोड़ा, सांड, हिरण आदि को गतिमान मुद्रा में उकेरा गया है और नीचे वाला जो भाग है वेदी का, उस पे घोड़ा, सांड, हिरण आदि को गतिमान मुद्रा में उकेरा गया है। देखो यहाँ पे हिरण नहीं आएगा ये, ठीक है, हिरण है ही नहीं उस पे। यहाँ पे देखो 4 आकृतियाँ हैं, जो गोल वेदी है उस पे 4 आकृतियाँ हैं। एक तो घोड़ा है, ठीक है, दूसरा सांड है, तीसरा यहाँ पे हाथी है और चौथा है बैल। ठीक है, हिरण नहीं है, मिस्टेक दे रखी है यहाँ पे, ये ध्यान रखना। जिसमें मूर्तिकार के उत्कृष्ट कौशल की साफ झलक दिखाई देती है। ये स्तंभ शीर्ष धम्म चक्र परिवर्तन का मानक प्रतीक है और बुद्ध जीवन की एक महान ऐतिहासिक घटना का द्योतक है। यानी ये धम्म चक्र परिवर्तन का मानक है। यानी भगवान बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ से दिया था। तो उस समय की जो घटना थी उसको धम्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। और ये किसका प्रतीक है? तो ये धम्म चक्र परिवर्तन का प्रतीक है। यानी बुद्ध ने जहाँ जहाँ पे उसके इवेंट किए थे या उसके इतिहास से संबंधित दर्शनीय स्थल है, वहाँ पे अशोक ने क्या किए थे? बौद्ध स्तूप, स्तंभ और स्तूप बनवाए थे। स्तंभ वो होते हैं जो सीधे खड़े होते हैं, पिलर्स जिसको कहते हैं, और स्तूप वो होते हैं जो ऊपर से गोलाकार वेदी के रूप में होता है। स्तूप वहाँ बनवाया जाता है जहाँ पे अस्थियाँ गाड़ी जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में यक्ष यक्षिणियों और पशुओं की विशाल मूर्तियां पाई गई। ठीक है, 3री शताब्दी में यहाँ पे यक्ष यक्षिणियों और पशुओं की विशाल मूर्तियां पाई गई थी। यक्ष मैंने आपको बताया था जो नर के लिए प्रयुक्त होता है, यक्षिणी वर्ड नारी के लिए प्रयुक्त होता है, और पशुओं की मूर्तियां बनाई गई। शीर्षाकृति वाले प्रस्तर स्तंभ वे बनाए गए, वे स्थापित किए गए और चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाई गई। और चट्टानों को काटकर क्या यहाँ पे गुफाएं बनाई गई थी। इनमें से अनेक स्मारक आज भी मौजूद है जिनसे यक्ष पूजा की लोकप्रियता का पता चलता है। और आज ये भी जाना जा सकता है कि यक्ष पूजा आगे जा चलकर किसी जैन धर्म और बौद्ध धर्म के स्मारकों में आकृति प्रस्तुतिकरण का अंग बनी। ठीक है, तो यक्ष पूजा का यहाँ पे प्रतीक मिलता है, यक्ष पूजा की इतिहास मिलता है, और आगे जाके वो बौद्ध और जैन धर्म में विलीन हो गई थी। पटना, विदिशा, मथुरा जैसे अनेक स्थानों पर यक्षों तथा यक्षिणियों की बड़ी बड़ी मूर्तियां पाई गई। यानी यक्षों और यक्षिणियों की मूर्तियां कहाँ पे? पटना, विदिशा और मथुरा में पाई गई थी। ये विशाल प्रतिमाएं अधिकतर खड़ी स्थिति में दिखाई गई। ज़्यादातर जो विशाल प्रतिमाएं हैं, यक्ष यक्षी की प्रतिमाएं, वो खड़ी अवस्था में है। इन सभी प्रतिमाओं में विशेष तत्व ये है कि इनकी सतह पॉलिश की हुई यानी चिकनी है। इनकी सतह पे यानी पॉलिश कर रखी है। मौर्यकालीन कला की सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स है, यानी मौर्यकालीन कला की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। क्या विशेषता है? कि जो यहाँ पे मूर्तियाँ मिली थी, स्तंभ मिले थे, उन पे पॉलिश की गई थी। ठीक है, चमकदार लगते थे। इनके चेहरों पर प्रकृति विज्ञान की निपुणता व स्पष्टता दिखाई देती है और अन्य अंग प्रत्यंग का उभार स्पष्ट दिखाई देता है। यानी अंगों के उभार को भी यहाँ पे अच्छे से दिखा रखा था, उनकी प्रकृति विज्ञान से संबंधित ध्यान रखा गया था। मतलब चेहरे की बनावट अच्छे से
की गई थी। यक्षिणी की प्रतिमा का एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण दीदारगंज पटना में देखा जा सकता है, और यक्षिणी का जो सर्वोत्कृष्टम या अच्छा उदाहरण है वो दीदारगंज में देखा जा सकता है। इसकी मूर्ति भी आगे आपको मिलेगी, उसका वर्णन करेंगे अपन आगे। ये एक ऊंची और सुगठित प्रतिमा है, और इसे देखने से पता चलता है कि इसका निर्माता मानव रूपाकृति चित्रण में कितना अधिक निपुण और संवेदनशील था। यानी इसको देख के अपन बता सकते हैं कि मानव उस समय जो मूर्ति बनाता था उसमें कितना निपुण था। इस प्रतिमा की सतह चिकनी है, और इसकी सतह भी कैसी है? चिकनी, पॉलिश की हुई है ऊपर। पक्की मिट्टी से बनी आकृतियां और इन प्रतिमाओं में चित्रण की दृष्टि से बहुत अंतर दिखाई देता है। यानी पक्की मिट्टी की मूर्तियां और पत्थर की मूर्तियों में यहाँ पे अंतर दिखाई देता है। प्रतिमाएं मैंने आपको बताया था, प्रतिमा पूजनीय लोगों की होती है, मूर्ति सामान्य लोगों की होती है। ओडिशा में धौली स्थल पर चट्टान काटकर बनाए गए विशाल हाथी की आकृति भी मूर्ति कला में रेखांकन ले पारखी की सुंदरता का उत्कृष्ट उदाहरण है। यानी धौली नामक स्थान है उड़ीसा में, और यहाँ पे चट्टान पे हाथी को कोर कर बनाया गया था। ठीक है, मतलब एक ही साइड से डिजाइन को खोद के बनाया गया था। इस पर सम्राट अशोक का एक शिलालेख भी अंकित है, और इस पे सम्राट अशोक का एक शिलालेख भी अंकित है। ये सभी प्रतिमाएं आकृति के निरूपण में सुंदर है, और ये सभी प्रतिमाएं आकृति के निरूपण में सुंदर हैं। बिहार में बाराबर की पहाड़ियों में शैलकत गुफा चट्टान को काटकर बनाई गई है, जिसे लोमस ऋषि की गुफा कहते हैं। यानी बिहार में बाराबर पहाड़ियां हैं, वहाँ पे जो गुफा मंदिर बने हुए हैं, उन गुफा मंदिरों में जो फेमस गुफा मंदिर है उसका नाम है लोमस ऋषि की गुफा। ठीक है, इस गुफा का प्रवेश द्वार अर्ध वर्ताकार चैत्य चाप मेहराब की सजा हुआ है। यानी अर्ध वर्ताकार चैत्य चाप की तरह ये सजा हुआ है, मतलब अर्ध चैत्य चापाकार, यानी इस प्रकार की जो आकृति होती है मंदिरों की आकृति। ठीक है, इस प्रकार का उन्होंने यानी गेट एंट्रेंस बना रखा है। ठीक है, ये इनका गेट है नीचे। ये यानी इस तरह की डिज़ाइन है, मंदिर की जैसी डिज़ाइन यहाँ पे ज़्यादातर। ठीक है, चैत्य के मेहराब पर एक गतिमान हाथी की प्रतिमा उकेरी गई। यानी ये चैत्य का मेहराब मैंने बताया था, यहाँ पे हाथी की प्रतिमा उकेरी गई है। उकेरी गई है मतलब चट्टान पे खोद के बनाई गई है। इस गुफा का भीतरी कक्ष आयताकार है, और इस गुफा के जो भीतरी कक्ष है, अंदर का जो कमरा है वो आयताकार है, और उसके पीछे एक गोलाकार कक्ष है, यानी उसके पीछे एक गोलाकार कमरा है। प्रवेश द्वार बड़े कक्ष की एक तरफ की दीवार पर है, और प्रवेश द्वार बड़े कमरे की एक तरफ की दीवार पर है। ये गुफा मौर्य सम्राट अशोक द्वारा आजीविक पंथ संप्रदाय के लिए संरक्षित की गई, और ये गुफा किसके द्वारा बनवाई गई थी? अशोक के द्वारा बनवाई गई थी, और किसको दान की गई थी? आजीविक संप्रदाय को। आजीविक पंथ वो हैं जो भगवान बुद्ध को मानने वाले साधु वगैरह थे, या भगवान बुद्ध की सेवा करने वाले साधु वगैरह थे, तो उनके रहने के लिए ये गुफा का निर्माण करवाया गया था। लोमस ऋषि की गुफा इस काल का एक अलग अकेला उदाहरण है, मगर पर्वतीय काल और पूर्वी पश्चिमी भारत में अनेक गुफाएं खोदी गई है। यानी ये लोमस ऋषि गुफा है जो चैत्य मेहराब का एक अकेला उदाहरण है इस क्षेत्र में, पर पूर्वी और पश्चिमी भारत में भी इस प्रकार की गुफाएं, अनेक गुफाएं खोदी गई हैं। बौद्ध और जैन धर्मों की लोकप्रियता के कारण स्तूपों और विहारों का निर्माण बड़े पैमाने पर शुरू हो गया। यानी जैसे जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्मों की लोकप्रियता बढ़ती गई, वैसे वैसे स्तूपों और विहारों का निर्माण बड़े पैमाने पर हो गया। किंतु अनेक उदाहरण ऐसे भी मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि सनातन हिंदू धर्म के देवी देवता की प्रतिमा भी बनती रही। यानी बौद्ध और जैन के साथ साथ यहाँ पे हिंदू धर्म की मूर्तियाँ भी बनती रही। ये जान लेना जरूरी होगा। यानी हिंदू धर्म से मूर्तियाँ कौन कौन सी बनती थी, इनके बारे में देखते हैं अपन।
स्तूप अधिकतर बुद्ध की स्मृति चिन्हों रेलिक्स पर बनाए जाते थे और अधिकतर जो चिन्ह बनाए जाते थे, स्तूप बनाए जाते थे, उनकी रेलिक्स पे भगवान बुद्ध के जो स्मृति चिन्ह थे उनको ज़्यादातर बनाए जाते थे। स्तूप स्तूप इस प्रकार का होता है, ठीक है। इसकी फिर ये रेलिंग्स होती है, इस रेलिंग्स पे आकृतियाँ बनाई जाती थी, ठीक है। ये स्तूप होता है। स्तूप के थोड़े से ऊपर भाग पे रेलिंग्स होती थी और जो स्तंभ होता था, स्तंभ इस प्रकार खड़ा होता था लाट की तरह बिल्कुल, और यहाँ पे कोई आकृतियाँ बनाई जाती थी ऊपर, ठीक है। ये पहले उसका उदाहरण बताया था मैंने। ऐसे अनेक स्तूप बिहार में राजगृह वैशाली, वेदद्वीप एवं पावा, नेपाल में कपिल वस्तु, अलकप्पा व एवं रामग्राम और उत्तर प्रदेश में कुशीनगर व पीपलीवान में स्थापित है। यानी ऐसे जो स्तंभ है वो बिहार में जगह है राजगृह, वैशाली, वेदद्वीप और पावा, यहाँ से मिले हैं बिहार में, और नेपाल में मिले कपिल वस्तु, अलकप्पा, रामग्राम, और उत्तर प्रदेश में कुशीनगर और पीपलीवान, यहाँ से स्तूप प्राप्त हुए भगवान बुद्ध के। धार्मिक ग्रंथों में ये भी कहा गया है कि बुद्ध के अनेक अवशेषों पर स्तूप बनाए गए थे। यानी धार्मिक ग्रंथों में ये कहा गया है कि भगवान के जो स्तंभ यानी उनकी जो अस्थियाँ थी, अस्थियाँ को जहाँ पे रखा गया था, अस्थि कलश को, उस अस्थि कलश की जगह स्तूप बनवाए गए थे, ठीक है। तो मुख्य मतलब 7 जगह इसके बड़े बड़े स्तंभ है, स्तूप है सॉरी। ऐसे स्तूप अवंती और गांधार जैसे स्थानों पर बने हुए हैं। यानी अवंती और गांधार जैसे स्थानों पर भी बने हुए हैं। गांधार वर्तमान में है अपना पाकिस्तान में, ये जो गंगा की घाटी से बाहर बसे हुए थे, और जो गंगा की घाटी से बाहर बसे हुए थे। इससे आगे यहाँ का जो पैराग्राफ है इसको कर लिया जाएगा। यहाँ तक आपको इसको ढंग से पढ़ना है, ठीक है। वीडियो को बार बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करते रहें, इसलिए यानी आपके पास सब्सक्राइब कर लोगे चैनल को, जैसे ही नया वीडियो अपलोड होगा आपके पास मतलब मैसेज आ जाएगा इसका, ठीक है, नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है आपकी।